हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और समझाने वाला हूं, उसका शीर्षक मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, जिरंड। दोस्तों, ये ग्रामर की एक ऐसी टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि यह जो जिरंड है वो वास्तव में होता क्या है और इसका प्रयोग हम करते कहाँ पे हैं। यानी सबसे पहले आपको ये ख्याल करना है दोस्तों कि यह जो जिरंड शब्द है यह क्रिया के रूप के आधार पर बनता है, यानी क्रिया का यह रूप होता है। यानी जिरंड का प्रयोग, सबसे पहली पॉइंट हमको ये नोट करना है, इसके हम यूज के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम कहाँ पे समझेंगे कि जिरंड का प्रयोग होगा। और सबसे मुख्य बात ये होती है कि यह जो जिरंड होता है वह किसी भी वर्ब के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। यानी जिरंड जो होता है वह वर्ब के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। लेकिन ये होता क्या है दोस्तों? हमारे सामने कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिन वाक्यों में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके कहने का मतलब कि जो दिया गया वाक्य होता है उस वाक्य में कर्ता के रूप में हमारे सामने न कोई नाउन होता है न कोई प्रोनाउन होता है। और जैसा कि आपको पता है कि वाक्य का ट्रांसलेट करने के लिए हमें कर्ता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस जिरंड का प्रयोग जो है प्रायः ऐसे वाक्यों में किया जाता है अनुवाद बनाते समय। जब हम वाक्य को देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस वाक्य में आई हुई जो क्रिया है वही कर्ता का कार्य करती है, यानी वह कर्ता की तरह हमें प्रतीत होती है। यानी सबसे पहले मोटा मोटी बात हमें अपने दिमाग में यह रखना है कि जिरंड का प्रयोग प्रायः हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए करते हैं जिस वाक्य में कर्ता के स्थान पर, यानी कर्ता के रूप में न कोई नाउन हो और न कोई प्रोनाउन हो, बल्कि उस वाक्य में आई हुई जो क्रिया है वही क्रिया ही हमें कर्ता की तरह प्रतीत होती है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, यानी वाक्य में आई हुई क्रिया अगर हमें कर्ता के रूप में दिखाई देती है या कर्ता की तरह प्रतीत होती है, तो उस क्रिया को हमें जिरंड में बदलना पड़ता है। यानी जो क्रिया हमें कर्ता की तरह प्रतीत होती है उस क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वह जो क्रिया होती है आईएनजी जोड़ने के बाद वह जो क्रिया होती है, अब वह क्रिया न हो करके बल्कि वह किसका कार्य करती है? कर्ता का कार्य करने लगती है, अर्थात वह एक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में हमें आपको ये समझना है कि जिरंड जो होता है किसी भी वर्ब के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए करते हैं जब हमारे वाक्य में कर्ता के रूप में कोई न नाउन आया हो न ही कोई प्रोनाउन आया हो। तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य में आई हुई क्रिया ही हमें कर्ता की तरह प्रतीत होगी। इस कंडीशन में जब हमें ट्रांसलेट बनाना होगा तो हमें करना यही होता है कि जो क्रिया जो होती है वह हमें कर्ता की तरह प्रतीत होती है उसको जिरंड में बदल देते हैं, यानी उस क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वह क्रिया जो होती है जिरंड में बदल जाती है और वह क्रिया अब क्रिया नहीं रहती है बल्कि वह कर्ता का कार्य करने लगती है, ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि जिस जगह पर इस जिरंड का प्रयोग किया जाता है उस वाक्य में जो भी क्रिया जो होती है हमें कर्ता की तरह प्रतीत होती है, उस क्रिया के अंत में प्रायः जो होता है नाने नी शब्द लगा होता है। यानी नोटेबल में हमको दो तीन बातें ध्यान देना है बेटा। पहला चीज आपको ये ध्यान देना है कि जिरंड का जो प्रयोग है प्रायः ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए करते हैं। पहली पॉइंट, वाक्य में कर्ता के रूप में
कर्ता के रूप में कोई प्रोनाउन या नाउन न आया हो। पहली बात ध्यान देंगे। दूसरी बात हमें देखेंगे मतलब याद रहे, मतलब कि दिमाग में रखनी है कि वाक्य में जो क्रिया कर्ता की तरह प्रतीत होती है उसके अंत में प्रायः ना, ने, नी शब्द लगा होता है। इस कंडीशन को हमें दिमाग में रखना है कि जिरंड जो होता है प्रायः ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जब हमारे वाक्य में कोई कर्ता जो है वह कोई प्रोनाउन या नाउन नहीं होता है, बल्कि वाक्य में आई हुई जो क्रिया होती है वह कर्ता की तरह प्रतीत होती है या वह क्रिया जो है कर्ता का कार्य करती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल पे हम करते हैं कि क्या जो हमने जाना या पढ़ा या समझा क्या वह बात सही है या गलत है। जैसे अगर दोस्तों मैं एग्जाम्पल लिख दूं कि जुआ खेलना एक अपराध है। ध्यान से देखें, जुआ खेलना एक अपराध है। यह जो वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है यह एक वाक्य है और सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में हमें क्रिया तो नज़र आ रही है लेकिन इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जिस वाक्य में जिरंड का प्रयोग करके अनुवाद बनाना होता है उस वाक्य में जो कर्ता होता है वह कोई प्रोनाउन या नाउन नहीं होता है। होता क्या है कि वाक्य में जो क्रिया आती है वही क्रिया जो है कर्ता की तरह प्रतीत होती है। इस कंडीशन में इस वाक्य पर अगर हम विचार करें या इस वाक्य का विश्लेषण करें तो जैसा कि लिखा गया है कि जुआ खेलना एक अपराध है, जबकि यह जो जुआ खेलना है यह एक वर्ब है। ठीक है, जुआ खेलना एक मेन वर्ब है। तो इस कंडीशन में हमने आपको बताया है कि क्रिया ही कर्ता की तरह प्रतीत होगी। जैसे अगर प्रश्न करें आप, क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए अगर हम दो शब्दों का प्रयोग करें, क्या और कौन, तो क्या और कौन से अगर प्रश्न करते हैं तो उस वाक्य में जो भी उत्तर हमें मिलता है वह जो हमारा होता है सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने लिखा है कि जुआ खेलना एक अपराध है, यानी अगर प्रश्न करें आप अपने आप से क्या अपराध है, जुआ खेलना, यानी यही हमारा जो है जुआ खेलना जो क्रिया है वह नाउन का कार्य करती है, मतलब कि करता है। इसलिए जब इसका हम ट्रांसलेट बनाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ खेलना, गैम्बल ये वर्ब है इसलिए इसमें आईएनजी जोड़ा गया। उसके बाद इज ए और अपराध की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, क्राइम। इसी तरह कह दिया जाएगा कि चोरी करना पाप है। ध्यान से देखें, चोरी करना पाप है। इस वाक्य में भी अगर विचार करें तो यह जो चोरी करना एक वर्ब है जिसकी अंग्रेजी होती है स्टील, यानी चोरी करना पाप है। इस कंडीशन में जब हम इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे तो यह जो चोरी करना हमारी क्रिया है उस क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ करके उसको जिरंड का रूप दे देंगे। इस कंडीशन में अगर हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो इसका हो जाएगा स्टीलिंग इज ए साइन। स्टीलिंग इज ए साइन भी लिख सकते हैं, चाहे स्टीलिंग इज साइन। इसी तरह से और सारे वाक्य आपके सामने आते हैं जो जिरंड के माध्यम से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और एग्जाम्पलों को देखें, जैसा कि अगर मैं कह दूं जैसे कह दिया जाएगा तैरना एक
अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है ना। या गाली देना एक बुरी आदत है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे वाक्य आपके सामने आ सकते हैं जिसमें आपको समझना है। जैसे कह दिया गया है तैरना एक अच्छा व्यायाम है, फिर वही बात है दोस्तों, तैरना, गाली देना, ये हमारा वर्ब है, लेकिन इस वाक्य में ये वर्ब ही कर्ता का कार्य कर रही है। इस स्थिति में जब इसका ट्रांसलेट बनाएंगे अगर हम, ये हो जाएगा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसी तरह आगे बोलेंगे गाली देना एक बुरी आदत है। इस कंडीशन में अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा एब्यूज मीन्स, जैसा कि आप जानते हैं गाली देना होता है, ये हो जाएगा एब्यूजिंग इज ए बैड, उसके बाद क्या हो जाएगा हैबिट। लेकिन ख्याल करना है दोस्तों, कुछ वाक्य हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसमें हम जिसमें हम इस जिरंड को वाक्य में कर्म के रूप में लिखते हैं, यानी वह कर्म के रूप में होता है जबकि वह एक वर्ब होती है। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूं कि वह गाना गाने की शौकीन है, वह गाना गाने की शौकीन है। अगर इसका ट्रांसलेट अगर बनाते हैं तो इसका हो जाएगा सी इज़ फॉन्ड ऑफ। देखिए बेटा, ये दोस्तों ये जो शौकीन है इसके अंग्रेजी हमेशा फॉन्ड ऑफ लिखा जाता है, यानी सी इज़ फॉन्ड ऑफ। अब देखिए यहाँ पर गाना गाने की, तो इस स्थिति में अब यह जो वर्ब है या तो उसको इन्फिनिटिव के रूप में लिखें या तो जिरंड के रूप में लिखें। इसका अनुवाद जब बनाएंगे तो शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे वाक्य आपके सामने आएंगे। जैसे और एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि मुझे पढ़ाने का शौक है, या ऐसे भी कह सकते हैं मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। तो इसका जब ट्रांसलेट बनाएंगे तो इसका जो ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ। अब यहाँ पर जो लिखा गया है पढ़ाने का, तो इस कंडीशन में इसको आप जिरंड के रूप में वाक्य में लिख देंगे, यानी ये टीचिंग हो जाएगा। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। इस तरीके से आप लोगों को मैंने दोस्तों जिरंड के बारे में बताया। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी कि कुछ वाक्य हमारे सामने ऐसे होते हैं कि जिस वाक्य में कोई कर्ता के रूप में हमारा न कोई नाउन होता है न कोई प्रोनाउन होता है, बल्कि वाक्य की जो क्रिया होती है वही वाक्य की क्रिया जो है कर्ता की तरह क्या होती है, प्रतीत होती है। इस कंडीशन में जब हम ट्रांसलेट करें, जब हम अनुवाद बनाएं, तो उस क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वह क्रिया नहीं बल्कि कर्ता का कार्य करने लगती है और उसको सब्जेक्ट के जगह पर हम यूज करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जिरंड बताया और यह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप जिरंड के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। लेकिन एक बात दोस्तों यह याद रखिए कि यह जो भी मैं अपनी वीडियो में आपको टॉपिक दे रहा हूँ, हर एक वीडियो में एक नई चीज़ आपको दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का एक बार आपको एक साथ प्रयोग करना होगा। यानी जब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लेंगे, यानी सारी चीज़ों की जानकारी आप कर लेंगे, तब मैं आपको पैसेज का ट्रांसलेट बताऊंगा। और जब पैसेज का ट्रांसलेट बताऊंगा तो कहाँ पर, किस स्थान पर क्या लगेगा, अब आपसे प्रश्न करूंगा और आपको इसका जवाब देना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यही ख़त्म करता हूँ। फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।